डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स का मतलब औजार। टूल्स का मतलब होता है औजार और तकनीक। हम सोचते हैं कि ये औजार केवल मशीनरी में ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आज टीचिंग में इतना विकास हुआ है कि उसमें कई तरह के एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत या रिटर्न टूल्स के अंतर्गत भी कई ऐसे टूल्स तैयार कर लिए गए हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों का परीक्षण कर सकते हैं। तो टूल्स ऐसे कौन से टूल्स और तकनीकी हैं जिनसे हम ठीक प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो टूल जो आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेम ड्राइव। स्टेम ड्राइव और होता है नॉन स्टेम ड्राइव। स्टेम ड्राइव वो टूल्स होते हैं जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि भारत के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी देश में उनका उपयोग किया जाता है। ये केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जाते हैं बल्कि एक ये पूरी समिति के द्वारा उन टूल्स को बनाया जाता है और उन टूल्स को बनाकर हर प्रकार के उसमें प्रश्नों का समावेश किया जाता है जो हमारे समाज, हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन और हमारे देश से संबंधित जो भी परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन टूल्स का निर्माण किया जाता है। तो ये होते हैं स्टेम ड्राइव। दूसरा होता है नॉन स्टेम ड्राइव। ऐसे टूल्स जो सर्वमान्य नहीं होते, जो सब लोगों के लिए मान्य नहीं होते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति उस टूल का निर्माण करता है, वही व्यक्ति उसको जांच करता है। तो ये जो नॉन स्टेम ड्राइव टूल्स हैं वो पूर्ण रूप से व्यावहारिक नहीं होते हैं। ये केवल स्थानीय या एक व्यक्ति के द्वारा एक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए ये नॉन स्टेम ड्राइव टूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हमें देखना है कि टूल्स नॉन स्टेम ड्राइव टूल कौन से हैं और स्टेम ड्राइव टूल कौन से हैं। तो नॉन स्टेम ड्राइव टूल्स को हम लेते हैं। सबसे पहले नॉन स्टेम ड्राइव। पहला स्टेम ड्राइव। नॉन स्टेम ड्राइव में पहला आता है ऑब्जर्वेशन। पहला होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखभाल करना, देखना। क्लास में हमने कोई कार्य दिया, बच्चों को कोई कार्य दिया और उस कार्य को जब तक हम उसका ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे बच्चे उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन करने पर हमें ये पता लग जाता है कि कौन बच्चा जो हमने उसको असाइनमेंट दिया हुआ है उसको ठीक प्रकार से कर रहा है या नहीं। यदि ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम उसे और बेहतर ढंग से बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका इंटरव्यू। दूसरा है टूल आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार।
साक्षात्कार, ये टूल भी हम यदि किसी बच्चे का हमको इंटरव्यू लेना है या स्कूल में इंटरव्यू जब लिया जाता है बच्चे का, तो उसका जो टूल है वो टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है। टीचर अकॉर्डिंग परिस्थिति, उसका स्टैंडर्ड और उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर वो टूल तैयार करता है इंटरव्यू का। और केवल टीचर जब उस टूल को तैयार करता है तो उसका जो जांच है, जांच किसके द्वारा की जाएगी? टीचर के द्वारा। और उसकी रिपोर्ट भी किसके द्वारा तैयार की जाएगी? टीचर के द्वारा। तो इसमें इंटरव्यू में एक व्यक्ति जब किसी बच्चे का इंटरव्यू लेगा तो वो अपना टूल तैयार करेगा, टीचर द्वारा किया जाएगा, टीचर उसकी जांच करेगा और टीचर उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। इंटरव्यू में जब विभिन्न परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के इंटरव्यू जब होते हैं तो उसमें एक कमेटी बैठती है। एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी साक्षात्कार के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, उनका निर्धारण करती है। और वही जो बड़ी परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं के इंटरव्यू है, उनके साक्षात्कार के जो टूल्स तैयार किए जाते हैं वो भी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष के लिए या सभी IAS या IPS के जो इंटरव्यू होते हैं उनके लिए वैलिड नहीं होते हैं। केवल उनकी एक कमेटी होती है, वो कमेटी उन प्रश्नों का निर्माण करती है और वही उनका मूल्यांकन करती है और वही उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है आपका क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आया का मतलब होता है प्रश्नावली। क्वेश्चन आया का मतलब होता है प्रश्नावली जैसा कि नाम से है प्रश्नावली में किसी भी एक विशेष टॉपिक को लिया जाता है, उस टॉपिक के अनुसार उसमें प्रश्न तैयार किए जाते हैं। प्रश्नों को बच्चों के द्वारा उन पर सही या गलत का टिक लगवाया जाता है, सही या गलत का टिक लगवाया जाता है। और उस टिक में फिर उसकी जांच की जाती है। तो कहने का मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में ये क्वेश्चन आया है आपकी प्रश्नावली किसी एक व्यक्ति के द्वारा तैयार की जाएगी, किसी एक टॉपिक के आधार पर। उसके बाद में उसी टॉपिक के आधार पर उसके प्रश्न तैयार किए जाएंगे। उन्हीं आधार पर एक व्यक्ति ही सही गलत का निर्णय करेगा और उसमें वो जांच में उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो क्वेश्चन आया में प्रश्नावली होती है और प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाता है और उन प्रश्नों के माध्यम से उसका ऑब्जर्वेशन या उसका जो टूल है उसका मूल्यांकन किया जाता है। चौथे नंबर का आपका होता है टूल नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में ओपन एयर रीडिंग स्किल। रेटिंग स्केल का मतलब किसी चीज को मापना। रेटिंग स्केल का मतलब होता है गुणवत्ता के आधार पर वर्ग या श्रेणी का निर्धारण करना। रेटिंग श्रेणी का निर्धारण, रेटिंग के अंतर्गत बच्चे की श्रेणी का निर्धारण उसकी जांच या मूल्यांकन के बाद में किया जाता है कि बच्चा किस श्रेणी का है। तो रेटिंग स्केल में हम वही प्रश्नों के माध्यम से या उसके व्यवहार के माध्यम से हम उसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद में उसकी श्रेणी निर्धारित होती है। ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वीक। तो इसका निर्धारण हम रेटिंग स्केल के माध्यम से
करते हैं। इसके बाद में आता है आपका ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब उसके अंदर उसकी क्या भावनाएं हैं। ओपिनियन का मतलब उसके विचार। किसी भी चीज़ के प्रति जब हम उसके विचारों को जानेंगे, उस विचारों को जानने के लिए ओपिनियन मतलब इसी प्रकार की एक प्रश्नावली विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा और उस प्रश्नावली को हम टूल्स के अंतर्गत रखेंगे ओपिनियन टूल्स। इसके बाद में आता है आपका चेकलिस्ट। अगला टूल्स है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में भी चेक का मतलब काम, लिस्ट का मतलब एक सूची, जांच सूची के माध्यम से हम एक टूल्स का निर्माण करते हैं और उसमें बच्चे की सभी प्रकार की जांच के लिए हम एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। चेकलिस्ट के माध्यम से हम उसकी काम करते हैं। इसके बाद में सातवां आता है आपका सोशियोमेट्रिक डिवाइस। ये मैथमेटिक्स के अंदर काम में लिया जाता है। इसमें 100 से 1 या 0 तक, कहने का मतलब ऊपर से नीचे की अवरोही क्रम में उसकी जांच की जाती है। ये होता है आपका सोशियोमेट्रिक डिवाइस। इसके बाद में आता है एंक्नोडोटल रिकॉर्ड। 8वां एंक्नोडोटल रिकॉर्ड कि बच्चे के अंदर हंसी के लिए जैसे चुटकुले वगैरह हैं या लतीफे हैं या हास्य की जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे के अंदर कितनी है, उसका मापन एंक्नोडोटल रिकॉर्ड के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद में अगला है आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड। 9वां है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंतर्गत जैसे सोशियोमेट्रिक के अंतर्गत हम अवरोही क्रम में चलते हैं, जबकि इसमें हम आरोही 0 से 100 कहने का मतलब उचित स्थान से लेकर एक उच्च स्थान पर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर की ओर, जबकि सोशियोमेट्रिक में हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार उसका कम्युलेटिव रिकॉर्ड के माध्यम से 0 से लेकर 100 तक, पहले का मतलब नीचे से ऊपर कि उसको पहले उसमें क्या परिवर्तन आया, उसके बाद में दूसरे दिन क्या परिवर्तन आया, तीसरे दिन क्या परिवर्तन आया, चौथे दिन क्या परिवर्तन आया। उसके अंतर्गत हम उसमें जो परिवर्तन आए उसमें कमी तो नहीं हो रही है। इस प्रकार का जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड है वो हम उसको अच्छे से और अच्छे की तरफ बढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगला आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में आप जानते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रगति, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति और सूचना। जैसा कि हम जब पढ़े हैं, पढ़ने के बाद में स्कूल में कई प्रकार की ऐसी रिटर्न एक्टिविटीज होती है, जैसे फर्स्ट टेस्ट होते हैं,
सेकंड टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होती है, फिर ईयरली एग्ज़ाम होती है। तो इस प्रकार के अंकों में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक प्रगति पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे के दिन बाई दिन या उसकी 2 महीने में टेस्ट लिया, 1 महीने में टेस्ट लिया, 6 महीने बाद अर्धवार्षिक परीक्षा ली, 1 साल बाद वार्षिक परीक्षा ली, तो उसका टोटल जो प्रोग्रेस है वो क्या रहा, वो इसके अंतर्गत हम दर्ज करते हैं। इसके बाद जो होता है ऑटोबायोग्राफी, 11वां है ऑटो बायोग्राफी, जीवनी या जीवन परिचय या जीवनी। बच्चे का जीवन परिचय के बारे में हम स्कूल के माध्यम से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि जीवन में उसने क्या उतार चढ़ाव हुए, या किसी महान व्यक्ति की जिंदगी के बारे में उसे बताकर उनके उतार चढ़ाव के बारे में हम अध्ययन करवा सकते हैं। इसके बाद में आता है केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी में हम 12 आता है केस स्टडी। केस स्टडी के माध्यम से हम बच्चे का, खुद का, उसके परिवार का, समाज का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, इनका सबका अध्ययन करते हैं कि उसके कैसे रिश्तेदार कैसे हैं, रिश्तेदारों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, समाज उसका कैसा है, समाज में उसका कैसा व्यवहार है, मित्र उसके कैसे हैं, मित्रों में उसका कैसा व्यवहार है। तो इस प्रकार की जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत आती है, केस स्टडी के अंतर्गत। अगला होता है इसका प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक के माध्यम से उसमें कई प्रकार की चीज़ों को प्रोजेक्ट के माध्यम से या प्रोजेक्ट में उसकी रुचि उत्पन्न करके तकनीकी के माध्यम से कि उसे एक कोई प्रोजेक्ट दे दिया, उसको बनाने के बाद में उसने किन किन तकनीकों का उसने प्रयोग किया, इसका अध्ययन करके हम उसके बारे में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखे कि इस प्रकार जो नॉन टेक्निक टूल्स हैं वो उनका मतलब ये होता है कि वो सर्वमान्य नहीं होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा उसको जांच किया जाता है और एक व्यक्ति के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे परीक्षाएं होती हैं, एक परीक्षा होती है हमारी लोग स्कूल स्तर पर, स्कूल स्तर पर जो परीक्षा होती है उसमें पढ़ाने वालों को टीचर, उसके बाद में अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो टीचर के द्वारा बनाया जाता है, उसका मूल्यांकन भी उसके द्वारा किया जाता है। तो तब उसके बाद बोर्ड परीक्षाएं जो होती है उसमें टीचर तो पढ़ाता है लेकिन पेपर एक समिति के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ अलग हो गया, टीचर ने तो पेपर पढ़ाने का काम किया, पेपर बनाया आपका एक समिति ने और जांच किसी तीसरे व्यक्ति की। तो समिति ने जो पेपर बनाया वो सर्वमान्य हो गया, इसके लिए राजस्थान बोर्ड के लिए सारे विद्यार्थी उसी पेपर के आधार पर परीक्षा देंगे। कहने का मतलब वो समिति के द्वारा जो पेपर बनाया गया था वो सर्वमान्य हो गया इसमें बोर्ड के द्वारा, और बोर्ड ने उसको सम्मान किया कि सारे स्टूडेंट जो समिति के द्वारा पेपर बनाया हुआ है उसके आधार पर ही परीक्षा देंगे और उसमें जांच किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नॉन टेक्निक टूल्स अपने स्तर पर अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी तैयार किए जाते हैं, जबकि अगले आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स
स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। ये ऐसे टूल्स हैं जो सर्वमान्य होते हैं। ये एक विशेष समिति के द्वारा पूरे भारतवर्ष की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इनका उपयोग विदेशों में भी लोग कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा वैलिड होते हैं, ये ज़्यादा सच्चाई के पास होते हैं। तो कहने का मतलब एक समिति इन टूल्स का निर्माण करती है और उन टूल्स को आप कहीं भी किसी भी जगह ऐसे प्रयोग करेंगे तो वो सारे हरे उतरेंगे, क्योंकि वो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो सभी के लिए उन टूल्स का निर्माण किया जाता है। तो पहला होता है आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट। पहला है इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये साइकोलॉजी के अंदर है। साइकोलॉजी के अंतर्गत इन टेस्टों को रखा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आप किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसकी बुद्धि लगती है। इंटेलिजेंस में बुद्धि लगती है, उसके अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे में कितनी बुद्धि लगती है उसका मापन इसके द्वारा किया जाता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट के माध्यम से। दूसरा है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि किसी क्षेत्र में बच्चे ने क्या उपलब्धि की या बच्चा इस क्षेत्र में क्या उपलब्धि कर सकता है, उसका हम अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। पहले उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें बुद्धि लगती टेस्ट के माध्यम से हम उसकी बुद्धि का पता लगा सकते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट है या कितना कमजोर है। उपलब्धि कि ये अपने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में उसका टेस्ट करके हम पहले उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा टेस्ट होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हम उसकी ताकत और कमजोरी, ताकत और कमजोरी, अभी एप्टीट्यूड का मतलब अभिरुचि, अभिरुचि के माध्यम से बच्चे में किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है, किस क्षेत्र में उसकी कमजोरी है, तो उसका पता लगाने के लिए हमको एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा इस क्षेत्र में ज़्यादा ताकतवर है, उस क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र में कमजोर है। कोई मेडिकल में जाना चाहता है या कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसकी ताकत और कमजोरी को नापने के लिए, उसका मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसके बाद में आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि। बच्चे की रुचि जानने के लिए, बच्चे की रुचि जानने के लिए या कार्य क्षेत्र या गतिविधियां, कार्य क्षेत्र या गतिविधियां, बच्चा किस कार्य क्षेत्र में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी किस कार्य क्षेत्र में ज़्यादा गतिविधियां हैं। यदि कोई बच्चा ज़्यादा मैथ पढ़ता है तो सोचेंगे कि भाई इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा। यदि उसकी विज्ञान में ज़्यादा रुचि है तो हम सोचेंगे कि मेडिकल लाइन में जा सकता है। तो इस प्रकार की रुचि को जानने के लिए हम उसका इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है। पांचवा है आपका एटीट्यूड
एटीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हम उसके मनोवृत्ति और व्यवहार, मनोवृत्ति या व्यवहार, बच्चे की किस प्रकार की मनोवृत्ति है, उसका किस प्रकार का व्यवहार है। व्यवहार का मतलब बच्चों में टीचर्स के प्रति, माँ बाप के प्रति, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। तो इसके माध्यम से, एप्टीट्यूड के टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे की मनोवृत्ति और उसके व्यवहार का पता लगाते हैं। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व में उसकी सारी चीज़ें आती हैं, शारीरिक, मानसिक, इमोशनली, भावनात्मक, जो भी चीज़ें हैं शरीर के अंदर, जो भी उसकी क्रियाएं हैं, वो सारा टेस्ट इसके द्वारा किया जाता है। उसकी भावनाएं कैसी है, वो कठोर हृदय है या नर्म हृदय का बच्चा है, उसका शारीरिक गठन कैसा है, उसकी सोच क्या है। तो इस प्रकार की जितनी भी व्यक्तित्व मापन में उसकी जितनी भी शारीरिक, मानसिक और इमोशनल जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबका मापन किया जाता है। तो आज हमने देखा कि जो टूल्स और टेक्निक्स है वो दो प्रकार के होते हैं। स्टैंडर्डाइज ज़्यादा वैलिड नहीं होते हैं, वो केवल क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर ही तैयार किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन भी स्थानीय और क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। जबकि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, उनका प्रयोग हम बहुत ब्रॉड स्तर पर कर सकते हैं, पूरे भारत में कर सकते हैं, स्टेट में कर सकते हैं या अब्रॉड विदेश में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो होते हैं वो पूरे स्टैंडर्ड के साथ में तैयार किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड टेस्ट में आपने देखा इंटेलिजेंस टेस्ट, उसकी बुद्धि उपलब्धि का परीक्षण करने के लिए, अचीवमेंट टेस्ट, उसकी क्या क्या उपलब्धि वो प्राप्त कर सकता है उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट में उसकी ताकत, कमजोरी या अभिरुचि के बारे में जानने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट में उसकी रुचि, कार्य क्षेत्र, किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहता है। एटीट्यूड में उसकी मनोवृत्ति, उसका व्यवहार में उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसका व्यवहार केवल उसके प्रति कैसा है, टीचर्स के प्रति कैसा है, समाज के प्रति कैसा है, परिवार के प्रति कैसा है, भाई बहनों के प्रति कैसा है, अपने रिश्तेदारों के प्रति कैसा है। तो उसका एटीट्यूड के माध्यम से उसका पता लगाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में उसके सारे व्यक्तित्व का, उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है उसका अनुमान लगाने के लिए हम इस प्रकार के टेस्ट करते हैं। तो आज आपने इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत टूल्स और टेक्निक्स जो मूल्यांकन में काम आते हैं, मूल्यांकन में काम आने वाले टूल्स, औजार और टेक्निक्स, तकनीकी कौन कौन सी हैं। तो दो प्रकार की हुई आपकी, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। इसके बाद में होता है आपका ट्रेडिशनल ऐसे टाइप। परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, एग्जामिनेशन या टेस्ट, एग्जामिनेशन ऑरल टेस्ट, और दूसरा होता है रिटन टेस्ट। ऑरल टेस्ट मौखिक और रिटन लिखित। तो ऑरल टेस्ट में पहले क्या होता था कि जो अंक किसी एक सब्जेक्ट में अंक निवाला होता था उसमें कुछ अंक भाग इसमें किसके लिए होता था, मौखिक परीक्षा के लिए मौखिक परीक्षा होती थी। मौखिक में बच्चे से उसी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका मूल्यांकन किया जाता है। रिटन टेस्ट में परीक्षा होती है, रिटन परीक्षा होती है, परीक्षा के माध्यम से पेपर दिया जाता है। पेपर में उसके प्रश्नों को हल करने के लिए कहा जाता है। पेपर में प्रश्न कई तरह के हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, ऐसी टाइप हो सकते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न हो सकते हैं।
तो इस प्रकार रिटन टेस्ट में कई प्रकार के प्रश्नों को समावेश करके हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो आज आपने देखा कि टूल्स और टेक्निक्स, मूल्यांकन में किस प्रकार के टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है।